In this lecture, we will discuss another very important topic belonging to noun, and the name of that topic is case. So let's discuss this topic, case. So what is case? Case क्या होता है आपको पता होना चाहिए. Actually, case means different functions performed by noun in a sentence. तो एक सेंटेंस में नाउन जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है उन्हें हम केस कहते हैं. जैसे नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, तो इन जैसे फंक्शन को ही हम केस कहते हैं. तो केस कितने टाइप्स के हो सकते हैं और एक सेंटेंस में नाउन कितने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है उनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट, which is also called nominative case. We will discuss each and every case in detail. आगे वाली स्लाइड्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, noun works as a subject, it is called nominative case. Then as an object, which is called objective case. Then as complement, as apposition, then as nominative of address, and its another name is vocative case. Then nominative absolute, and at last we have as possessive, which is known as genitive case. तो आपको इसके ये नाम भी याद रखने हैं. जैसे एज सब्जेक्ट काम करेगा तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, जेनिटिव केस. सो हम इनको अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले नाउन काम करता है एज ए सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस. आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई दिस. इसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन पता होना चाहिए. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला. देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट. नंबर वन, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला. नंबर टू, अबाउट whom देयर इज अ टॉक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है. जैसे हम क्या कहते हैं, राम इज स्लीपिंग, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में. तो राम हमारा सब्जेक्ट है. या राम इज अ बॉय, तो यहाँ राम की बात कर रहे हैं तो राम हमारा सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको पता ही है. आई हैव जस्ट रिपीटेड इट कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, नंबर वन. नंबर टू, अबाउट whom देयर इज अ टॉक. हम नॉमिनेटिव केस को कैसे पहचानते हैं? इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि जो नाउन जब वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आपको जो कुछ भी दिया होता है वो हमारा क्या होता है? एज नॉमिनेटिव केस काम करता है. वो हमारा एज सब्जेक्ट होता है. जस्ट टेक एग्जांपल, राम प्लेज फुटबॉल. अब इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या है? राम. बिकॉज नाउन राम इज वर्किंग एज सब्जेक्ट, so it is nominative case. Second is Mohan is a boy. So in this example also, Mohan is in nominative case. Why? Because it is working as a subject. क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा जो केस है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस. नाम से पता चल रहा है. इन विच नाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, जिसमें जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है. ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, हिंदी में से कर्म कहते हैं. मींस कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं हिंदी में. और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीथिंग और एनीबडी अफेक्टेड बाय एक्शन. कि कर्ता ने कोई काम किया. जैसे राम एट फूड. अब राम ने एक काम किया. राम ने क्या काम किया? राम ने खाया. उसका प्रभाव क्या पड़ा? क्या खाया? फूड खाया. तो here food is object. So object means anything or anybody affected by action. आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है. सब्जेक्ट वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट वर्ब से बाद. लेकिन वर्ब के बाद जो चीज आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होती. कई बार वो कॉम्प्लीमेंट भी होती है. वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? उसको बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट और हु और whom से. अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछने से आंसर आ जाता है तो आपका ऑब्जेक्ट है.
अगर whom से क्वेश्चन पूछने से आंसर आ जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। जस्ट टेक सम एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा व्हेन आई गिव यू एग्जांपल। सीता लाइक्स आइसक्रीम। अब इसमें जो आइसक्रीम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला? आप यहां पर क्या है जी, व्हाट से क्वेश्चन पूछिए। सीता लाइक्स व्हाट, आंसर आ रहा है आइसक्रीम। हुम लगता है किसी पर्सन के लिए। एक और एग्जांपल लिखिए, गीता रिब्यूक्ड सुनीता। रिब्यूक्ड मैंने होता डांटना। तो अब आप क्वेश्चन पूछिए, गीता रिब्यूक्ड हुम, किसको डांटा? आंसर आ रहा है सुनीता। तो आपने ध्यान रखना है, आप ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? जब भी वर्ब्स के साथ व्हाट जब आप पूछोगे तो किसी चीज का आंसर आएगा थिंग, जैसे यहाँ आइसक्रीम आया। हुम तब लगाओगे जब उसके बाद कोई पर्सन दिया हो। तो जब भी वर्ब के साथ व्हाट और हुम से आंसर आ जाता है तो वर्ब के बाद जो हमारी चीज दी होती है, जो हमारा नाउन दिया होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ सीता नॉमिनेटिव केस है, गीता नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसे तो ऑब्जेक्ट बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट नॉर्मली आई विल टॉक इन दिस लेक्चर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड डेटिव केस। तो पेपर में आ सकता है कि ये डेटिव केस क्या होता है। डेटिव केस मींस when an object is indirect. So object is of two types, direct and indirect. तो समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है with one example. राधा gave him food. अब देखो यहां वर्ब के बाद दो हमें नाउन दिए हुए हैं, हिम फूड, या हिम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां में मान लो हम लिख देते हैं राधा गेव रमेश फूड। हिम वैसे लिखा गया, रमेश लिख देते हैं। राधा गेव रमेश फूड। तो मान लो यहाँ रमेश है, यहाँ फूड है, यहाँ हमारे दो नाउन आ गए, रमेश भी आ गया, फूड भी आ गया। तो यहाँ दो हमारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब एक इसमें डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा? मैं इसमें लिख ही देता हूं, मैं इसमें लिख देता हूं रमेश। वन सेकेंड। ठीक है, इस हिम की जगह रमेश लिख दिया। अब हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? बहुत आसान है। व्हाट से जो आंसर आता है वो हमारा डायरेक्ट होता है। राधा गेव व्हाट, आंसर आया फूड, तो ये हमारा डायरेक्ट है। और हुम से जो आंसर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। राधा गेव हुम रमेश, राधा ने दिया, किसको दिया? रमेश को। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ हिम की जगह रमेश, ध्यान रखना आप। ठीक है, वैसे यहाँ हिम भी ठीक है क्योंकि एक प्रनाउन है। प्रनाउन वो होता है जो नाउन की जगह आता है। तो मैंने एक बार प्रनाउन हटा दिया, आपको सीधा नाउन ही रख रहा हूं। ठीक है, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉपिक प्रनाउन देन आई विल डिस्कस देम इन डिटेल। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, कैसे पहचानोगे? वर्ब के साथ व्हाट लगाने से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट होगा, और वर्ब के साथ हुम लगाने से जो आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रमेश है वो डेटिव केस है, और जो फूड है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्ट एक और पोजीशन में भी आता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो क्या, किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का काम करेगा। तो किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन आया हुआ है तो वो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, मोहित वेंट टू दिल्ली। यहां टू हमारा प्रेपोजिशन है और उसके बाद देखो दिल्ली आ गया। इज इट क्लियर? तो यहां पर दिल्ली किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा केस होता है एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक।
अब पूरक क्या होता है? विच कंप्लीट्स द सेंस और सेंटेंस। जो नाउन सेंटेंस को पूरा करता है, जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट आपको किसके बाद दिया होता है? बी फॉर्म्स के बाद। बी फॉर्म्स आप जानते हो क्या होती है? इज एम आर, वॉज वर। ये वॉज वर आएगा, यहां आर नहीं आएगा। देयर इज वर, ओके, WERE, ठीक है। तो देयर इज वर। सो इज एम आर, वॉज वर, ये हमारी बी फॉर्म्स होती हैं। तो बी फॉर्म्स के बाद अगर आपको कोई नाउन दिया हुआ है तो वो मेनली किसका काम करेगा? एज कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो पता होना चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, ऑक्सब्रिज इंग्लिश पे, और मेरी ऐप पे भी अवेलेबल है, ऑक्सब्रिज इंग्लिश पे, तो आप वहां जाके देख सकते हो। जैसे देखिए, राम इज ए सिंगर। तो अगर हम ए सिंगर हटा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? राम इज, राम है। हमारा सेंस अधूरा हो गया। ये नाउन इस सेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि राम एक सिंगर है। अब आपको कैसे पता चलेगा? बी फॉर्म के बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, लेकिन कैसे पता चलेगा? इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हमने ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना था कि अगर वर्ब के साथ व्हाट और whom लगाने से आंसर आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट है, और यहां पे व्हाट और whom तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर वर्ब के बाद जो नाउन आता है वो सेम टू सेम क्या हो? सब्जेक्ट हो। सेम टू सेम सब्जेक्ट हो तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका एक और फॉर्मूला है। राम क्या है? सिंगर है। सिंगर कौन है? राम है। देखो, सेम टू सेम है। जब हमारे वर्ब के बाद जो नाउन आता है, अगर वो सब्जेक्ट को सेम टू सेम रिपीट करता है डिफरेंट वर्ड्स में, अब राम कौन है? सिंगर। सिंगर कौन है? राम। तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये एक क्राइटेरिया होता है। with the help of this criteria you can identify कि जो वर्ब के बाद जो आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब हमारे कॉम्प्लीमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाम से पता चल रहा है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है? सब्जेक्ट इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ब्स आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद जो नाउन दिया होगा वो सब्जेक्ट को रिपीट करेगा डिफरेंट वर्ड्स में। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, राम इज ए सिंगर। तो वर्ब के बाद सिंगर दिया हुआ था। सिंगर किसको रिपीट कर रहा था? सब्जेक्ट राम को ही। राम क्या है? सिंगर। सिंगर क्या है? राम। तो ध्यान रखना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वर्ब के बाद जो नाउन आता है, अगर वो किसको रिपीट करता है? सेम टू सेम सब्जेक्ट को रिपीट करता है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज ए गर्ल। तो देखो, ये जो एक गर्ल है, ये किसको रिपीट कर रही है? राधा को। गर्ल कौन है? राधा। राधा कौन है? गर्ल्स। तो ये सेम टू सेम रिपीट कर रही है, तो ये सब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, तो ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो किसको रिपीट करेगा? ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है डिफरेंट वर्ड्स में। मींस वर्ब के बाद कोई नाउन अगर ऑब्जेक्ट को रिपीट करेगा तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये जो नाउन होगा ये ऑब्जेक्ट के बाद दिया होगा। जस्ट टेक वन एग्जांपल, वी मेड हिम द मॉनिटर। इसमें वी, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे है, कैसे पहचानोगे? अब यहां आपके पास 2 नाउन दिए हुए हैं, हिम, द मॉनिटर। अब कैसे पहचानोगे इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है? हम मेड के साथ क्वेश्चन लगाते हैं, वी मेड हुम हिम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मॉनिटर है, ये इसको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। किसको रिपीट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। मॉनिटर कौन है? हिम, या रमेश, आप जो भी लगा सकते हो। और हिम क्या है? मॉनिटर। तो इसका मतलब ये जो मॉनिटर है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है?
एक क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया व्हाट और हूम वाला। सेकेंडली आपने देखना है कि अगर वो सेम चीज है तो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर डिफरेंट है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये देखिए, वी, हम, हिम मतलब कि कोई और व्यक्ति होगा, तो हमारे जैसा तो है नहीं, तो हमारी जैसी शक्ल नहीं है, हमारे से अलग है, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो मॉनिटर क्या है जी, हिम और मॉनिटर सेम है, तो इसका मतलब द मॉनिटर है वो तो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। राधा इंजॉयड बनानास। अब देखो इसमें बनानास क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? आप मेरे ख्याल में सब पहचान गए होंगे कि इसमें जो बनानास है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राधा और बनानास दो अलग अलग चीजें हैं, दे आर नॉट द सेम। दूसरा, आप इसमें व्हाट और हु वाला क्राइटेरिया लगाएं। राधा एट व्हाट, राधा इंजॉयड व्हाट, आंसर आ रहा है बनानास, तो बनानास हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, दोनों ही वर्ब के बाद ये होते हैं। तो आपको देखना है कि जब व्हाट और whom से आंसर आ जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर वर्ब के बाद कोई नाउन दिया हुआ है, अगर वो सेम टू सेम सब्जेक्ट को रिपीट करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर वो सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को रिपीट करेगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ केस है वो होता है एज एपोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोजिशन? एपोजिशन मींस द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। अब ये क्या होता है सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स? एपोजिशन क्या होता है, तुरंत सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद दिया होता है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है इन डिफरेंट वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड्स में उसको क्या करता है, रिपीट करता है। ये ध्यान रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? what is the difference between apposition and complement? I will clear you, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम रिपीट करता है, एपोजिशन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम रिपीट करता है। सबसे पहले एपोजिशन को समझते हैं, फिर हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड एपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, पंडित नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी। अब यहां पर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये हमारा एपोजिशन है। देखो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पंडित नेहरू, और ये देखो सब्जेक्ट के बाद आया हुआ और उसी को रिपीट कर रहे डिफरेंट वर्ड्स में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, पंडित नेहरू, आपको पता है। पंडित नेहरू क्या था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसको सेम टू सेम रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है भाई, एपोजिशन है। कौन सा एपोजिशन है, सब्जेक्टिव एपोजिशन, क्योंकि एपोजिशन भी दो प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव एपोजिशन और ऑब्जेक्टिव एपोजिशन। जैसे हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हम आपको डिफरेंस बताता हूं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव एपोजिशन में क्या अंतर है। जो एपोजिशन होगा वो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, और क्या आएगा, वर्ब से पहले आएगा। देखो ये वर्ब से पहले है। और जो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो वर्ब के बाद आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम इज ए सिंगर, तो उसमें जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था वो वर्ब के बाद आया। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो वर्ब के बाद आएगा, काम वही कर रहा है, वो भी सेम टू सेम रिपीट कर रहा है। लेकिन जो सब्जेक्टिव एपोजिशन होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। राम इज ए सिंगर, तो सिंगर किसको रिपीट कर रहा है, राम को, वर्ब के बाद आ रहा है। यहाँ पे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको रिपीट कर रहा है, पंडित नेहरू को, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है और वर्ब से पहले आ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लीजिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्टिव एपोजिशन। मैंने बताया कि जैसे हमारे कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हमारे एपोजिशन भी टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव एपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव एपोजिशन। अब ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं, द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल टू इंक्रीज सैलरी। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजल। कैसे पहचानेंगे,
मैनेजर अलग है, प्रपोजल अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। सिंपल मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आप व्हाट और whom वाला क्राइटेरिया लगाइए। द मैनेजर रिजेक्टेड whom, आंसर सॉरी द मैनेजर रिजेक्टेड व्हाट, आंसर आ रहा है प्रपोजल। व्हाट नॉन लिविंग के लिए, whom लिविंग के लिए लगता है। तो हमें पता चल गया प्रपोजल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो टू इंक्रीज सैलरी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। किसको रिपीट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जी? प्रपोजल है। प्रस्ताव क्या था? सैलरी बढ़ाना। सैलरी बढ़ाना क्या है जी भाई? प्रस्ताव है। तो ये जो इंक्रीज सैलरी है, ये किसको रिपीट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है इन डिफरेंट वर्ड्स। तो ये हमारा क्या है जी? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो समझ में आ गया होगा आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ केस इज विच इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, and it has another name also, vocative case. Nominative of address क्या होता है? When a noun is used as address, जब हम एक नाउन को यूज करते हैं टू एड्रेस somebody और something, किसी को संबोधित करने के लिए। जैसे कि राम हमारे से दूर खड़ा है, हम राम को बुलाना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? राम कम हियर। तो हमने राम को क्या किया? एड्रेस किया। तो यही होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब हम किसी को संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, कोई मोहन काम कर रहा था, हमने उसको एड्रेस किया, हमने क्या कहा? मोहन व्हाट आर यू डूइंग। तो ये जो मोहन जो एड्रेस के रूप में यूज हुआ, उसे ही हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। और जब भी कोई नाउन एज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यूज होता है तो उसके बाद कॉमा लगता है। अनदर, राधा, राधा दूर खड़ी थी, हमने उसको बुलाया तो क्या कहा? राधा कम हियर। तो इसमें जो राधा नाउन है वो किसका काम कर रही है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का काम कर रही है। आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। व्हेन ए नाउन is used to address somebody and something, that is called nominative of address. Next is nominative absolute. Now what is nominative absolute? It means when a noun is introduced as a subject, means जब हम एक noun को as a subject use करते हैं with present participle. Present participle आप जानते हो जिसमें V1 plus ing लगता है। तो मैंने नॉन फाइनाइट्स पे अपनी 5 वीडियोस अपलोड की हुई हैं मेरी ऐप पे, ऑक्सब्रिज इंग्लिश पे। सो यू कैन वॉच नॉन फाइनाइट्स इन डिटेल ऑन माय ऐप, दैट इज ऑक्सब्रिज इंग्लिश। अभी मैं इतना ही बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 plus ing लगता है। तो जब कोई नाउन एज ए सब्जेक्ट आता है, किसके साथ? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, V1 plus ing के साथ, तो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। जरा एग्जांपल देखिए, गॉड विलिंग वी विल विन, वी शैल विन द मैच। अगर भगवान चाहेगा तो हम मैच जीतेंगे। तो देखिए यहाँ पे गॉड नाउन है और देखो किसके साथ आ रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, V1 plus ing के साथ। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने रियल लाइफ में बनाते हैं। तो अब यहाँ पर जो नाउन है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। एक और एग्जांपल लिखिए, वेदर परमिटिंग वी शैल प्ले बैडमिंटन। कि अगर मौसम ठीक रहता तो हम बैडमिंटन खेलेंगे। तो यहां पर नाउन क्या है? वेदर। किसके साथ आ रहा है? V1 plus ing मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। तो ये जो नाउन है ये क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो आपको याद रखना है, व्हेन ए नाउन कम्स एज ए सब्जेक्ट, व्हेन ए नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, that is called nominative absolute. Last and very important case is possessive case, which is called genitive case. नाम से पता चल रहा है possessive word कहां से आ रहा है? possession से, अधिकार दिखाना। So when a noun is used to show possession over somebody or something, जब किसी noun का प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है तो उसे हम possessive case कहते हैं। और इसमें अधिकार दिखाने के लिए क्या लगता है? जो सिंगुलर चीजों पे अगर आप सिंगुलर नाउन के ऊपर अधिकार दिखाना चाहते हो तो हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल होता है, अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं सिंगुलर चीजों पे अधिकार दिखाने के लिए।
और अगर प्लूरल नाउन पे अधिकार दिखाना चाहते हो तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ओनली दिस वन। हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, हम एस यूज नहीं करेंगे, याद रखना है। सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लेकिन प्लूरल के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। मोहन लाइक्स सोहन्स वॉच। तो ये अपोस्ट्रोफी एस आया किसके ऊपर अधिकार दिखाने के लिए? वॉच के ऊपर। कि वॉच किसकी है? सोहन की। घड़ी किसकी है? सोहन की। तो वॉच सिंगुलर थी, हमने अपोस्ट्रोफी एस लिखाया। सोहन का वॉच के ऊपर अधिकार दिखाया कि मोहन को सोहन की वॉच बड़ी पसंद है। ये सिंगुलर था। एक प्लूरल का एग्जांपल देता हूं। सुरेश विजिटेड बॉयज स्कूल। क्योंकि यहां बॉयज ज्यादा थे, प्लूरल नाउन था, तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया। अब ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफी कहां लगेगा? एस के बाद। बच्चे क्या गलती करते हैं? यहां एस से पहले अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। अगर आपने एस से पहले अपोस्ट्रोफी लगा दिया, इसका मतलब एक लड़के का स्कूल। और एक लड़के का स्कूल नहीं है, वो बहुत सारे लड़कों का स्कूल है। तो ये गलती नहीं करना, आपने जो अपोस्ट्रोफी है वो एस के बाद ही लगानी है। ठीक है? सुरेश विजिटेड बॉयज स्कूल, क्योंकि यहां बॉयज प्लूरल है। क्लियर? तो इसलिए हमारा अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा। तो ये ध्यान रखना, पजेसिव केस में हम नाउन का प्रयोग करते हैं किस लिए? किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार दिखाने के लिए। सिंगुलर पे अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, प्लूरल पर अधिकार दिखाने के लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है? अब मैं पजेसिव केस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आई विल टॉक अबाउट the different situations in which to use possessive case and the different situation in which possessive case is not used. So I hope that you will be able to understand this lecture. So if you like this lecture, so don't forget to download my app Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the video.